हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें जितना ज़्यादा आप स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा ये कंपनी ग्रो करेगी। स्टॉक मार्केट इज नॉट ए चॉइस नाउ। लोग समझते थे स्टॉक मार्केट एक चॉइस है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं, बट अब स्टॉक मार्केट इज नॉट ए चॉइस, इट इज ए नेसेसिटी। व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सेविंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे आपको रिटर्न्स मिलता है ऑलमोस्ट 4 to 5% ओनली, और आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 5% जो फिक्स डिपॉजिट में आपको मिल रहा है उसके बाद उसमें टैक्स कटेगा, तो आपके हाथ में जो पैसा आएगा वो 3% है, और इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट जो बुक्स में दिखाया जाता है 6% है, एंड वी ऑल नो दैट इट इज ग्रेटर देन 6%। तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है अगर आप समझ रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट्स में पड़ा है। सो इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट देन यू आर एट रिस्क। आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो कंपनी है CDSL, और जितना ज्यादा आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा ये कंपनी पैसे बनाएगी। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का काम करने का बिजनेस ही कुछ इस तरीके से है। फंक्शन ऑफ CDSL इज ऑलमोस्ट सेम एज बैंक्स। जैसे बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द मनी ऑफ द अकाउंट होल्डर, सेम वे CDSL इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एनी ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। बट हाउएवर CDSL इज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स। जैसे बैंक होता है, पहले RBI होती है, उसके बाद बैंक होता है, और बैंक के पास हम लोग अपना जाके अकाउंट्स खोलते हैं। सेम वे CDSL से पहले SEBI होती है, SEBI के बाद CDSL होता है, और CDSL के बाद एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिसको हम सब ब्रोकर या ब्रोकर बोलते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ये ब्रोकर्स होते हैं। तो आप लेयर समझ रहे हैं, पहले SEBI है, उसके बाद CDSL है, CDSL के बाद एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, जहां पे हम अपना अकाउंट खोलते हैं, और फिर हमारा इंडिविजुअल अकाउंट आता है। तो इस तरीके से CDSL फंक्शन करता है। तो इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं, एक है CDSL और एक है NSDL। अगर यहां पे आपको मैं दिखाऊं, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, ऐसे ही नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सर्विसेज, तो इनके पास आप ब्रोकर एज ए रजिस्टर्ड होते हैं, जहां पे हम अपने अकाउंट्स खोलते हैं। हम डायरेक्टली CDSL के पास नहीं खोलते, हम ज़ीरोधा के पास खोलते हैं, और ज़ीरोधा एज ए CDSL के पास रजिस्टर्ड है। तो ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, बट तब भी आप देख सकते हैं CDSL के बाद 599 ब्रोकर्स रजिस्टर्ड हैं, और NSDL के पास 278। CDSL यहाँ पे जो अकाउंट्स दिखा रहा है 4 करोड़ के आसपास, इससे ज्यादा हो चुके हैं, मैं अभी आपको नंबर्स दिखा देता हूं। बट आप ये समझिए यहाँ पे दो तरीके से होते हैं, CDSL और NSDL। अगर मैं CDSL का बिजनेस मॉडल आपको दिखाऊं तो ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो हम लोग अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, ज़ीरोधा के पास, अपस्टॉक के पास, एंजल के पास, किसी भी डिपॉजिटरी के पास जब हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो वहां पे एक हम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं। तो ये मेंटेनेंस चार्जेस कुछ 200 रुपीज टू 300 रुपीज होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। इसका कुछ परसेंटेज, ऑलमोस्ट आई थिंक 11 रुपीज, जैसा कि यहां लिखा है 11 रुपीज पर फोलियो, ये CDSL को जाता है, और ये 11 रुपीज जाता ही जाता है। जैसे कई बार होता क्या है कि सब ब्रोकर जो होते हैं वो आपको डिस्काउंट्स दे देते हैं कि अगर आप मेरे पास खोलेंगे तो मैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लूंगा आपसे, बट उनको CDSL को 11 रुपीज तो देना ही पड़ेगा। तो 34% ऑफ द इनकम जो होती है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस से CDSL को आती है। 19%, सिर्फ 19%, सो ये मेन बिजनेस नहीं है उसका ट्रांजैक्शन, मेन उसका 34% जो आ रही है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आ रहा है। उसके बाद 19% जो कि हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, और इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड नहीं है। जब भी हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं या किसी स्टॉक को सेल करते हैं, कैश में करते हैं, डिलीवरी में करते हैं, तो 19% रेवेन्यू यहां से CDSL जनरेट करता है। उसके बाद 16% जो KYC चार्जेस होते हैं, जब हम KYC अपना करते हैं वहां से भी ये अपना चार्जेस लेता है CDSL, 16% रेवेन्यू वहां से आता है। और उसके बाद एक और काफी बड़ा कंपोनेंट, इसको 10% के आसपास IPO और कॉर्पोरेट एक्शन से आता है। जब हम कॉर्पोरेट एक्शंस बोल रहे हैं, इसका मतलब जब भी कोई कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड तो हमारे अकाउंट में आ जाता है, बट वो CDSL के थ्रू होकर आता है। तो वहां पे भी पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स जो होते हैं, कोई भी IPO एक्शंस होते हैं, कई बार आपने देखा होगा ऑक्शन के लिए आपको मैसेजेस आते हैं कि आप ऑक्शन कर सकते हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं, आपका स्टॉक आपने बाय करा हुआ है आपके पोर्टफोलियो में, आप वोटिंग कर सकते हैं, तो वो सब CDSL के थ्रू आता है। तो ये एक इसका फोर्थ रेवेन्यू सोर्स हो गया। उसके बाद कुछ अदर चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस, ई वोटिंग फीसेस, मैंने जैसा आपको बताया, वहां से 22% रेवेन्यू CDSL का वहां से भी आता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो इसका रेवेन्यू का सोर्सेज है, ट्रांजेक्शन चार्जेस 35%,
एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ई वोटिंग, और जैसा आईपीओ कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस से 10%, ये सब चार्जेस से सीडीएसएल पैसे कमाता है। तो मेन इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो ट्रांजैक्शन कह सकते हैं और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, यहां से इसका आता है। जैसा मैंने बताया सीडीएसएल के साथ एक और कंपनी है एनएसडीएल, उसमें काफ़ी कंपनीज उसमें भी रजिस्टर्ड है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक होता है, जितनी भी मैक्सिमम बैंकिंग सर्विसेज है, अगर आप उनके पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट एनएसडीएल के अंदर खुलता है। अगर मैं यहाँ पे एनएसडीएल और सीडीएसएल के बारे में बात करूं, ये दोनों का डीमैट अकाउंट होल्डिंग दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑरेंज बार है ये सीडीएसएल की है। सीडीएसएल और एनएसडीएल में कितना डिफरेंस है डीमैट अकाउंट्स का, और रीजन यही है इसका क्योंकि मैक्सिमम जो आजकल लोग हैं वो अपना ब्रोकर्स वो ढूंढ रहे हैं जो कि जहां पे कमीशन ना देनी पड़े, जैसे कि ज़रोदा है वो चार्ज नहीं लेती, ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लेती, वहां पे अपना डीमैट डिस्काउंट ब्रोकर्स जो होते हैं वहां पे अपना डीमैट खोलते हैं, अपस्टॉक है, एंजल है, तो इसलिए मैक्सिमम डीमैट अकाउंट्स वहीं पर खोले गए हैं। अगर मैं इसको आपको एनएसडीएल के डीमैट अकाउंट्स दिखाऊं, अभी एनएसडीएल के पास अभी क्लाइंट्स जो एक्टिव हैं वो ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास हैं, 3 करोड़ के आसपास अकाउंट्स हैं, और जहां की सीडीएसएल के पास अगर आप उनकी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं 8.3 करोड़। कितना बिग डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है, और एक काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। तो ये तो अभी तक हमने इसका बिजनेस मॉडल समझा। देखिए यहां पे मैं आपको दिखाता हूं 2015 में 1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे सीडीएसएल के बाद, 1 करोड़, और 2015 के बाद अगर हम 2018 में जाएं तो ये 18 में 1.5 करोड़ हुए, 15 से 18 में 50 लाख खुले, लेकिन सिर्फ 50 लाख। उसके बाद आप देखिए कितनी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। 2020 में 2 करोड़ थे, 15 से 20 में आने में 1 करोड़ से 2 करोड़ हुए, लेकिन 2020 के बाद अभी तक 23 चल रहा है, और आप यहां पे देख सकते हैं कितने डीमैट अकाउंट, ऑलमोस्ट 8 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खोल चुके हैं। कितने तेजी से डीमैट अकाउंट्स खोल रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं मई में भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग, और ये काफी तेजी से ये सेक्टर बढ़ रहा है। डीमैट अकाउंट राइजेस 33% इन मई, वन मंथ में 33% का जंप हुआ है डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग में। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन है अभी 142038547, ये इंडिया की पॉपुलेशन है, और हमारे पास जो अभी डीमैट अकाउंट्स हैं वो हैं ऑलमोस्ट 8 करोड़ डीमैट अकाउंट सीडीएसएल के पास हैं, और 3 करोड़ के करीब एनएसडीएल के पास हैं। ऑलमोस्ट 11 से 12 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, बट इसमें कई डीमैट अकाउंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो डुप्लीकेट खोले हों। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं आपको, ज़ीरोधा में भी खोला है, और अपस्टॉक में भी खोला हुआ है, और आईसीआईसीआई बैंक में भी खोला हुआ है, तो ऐसे हो सकते हैं। तो हम 12 करोड़ नहीं, हम 8 करोड़ की फिगर अगर पकड़े यहां पर, और इसको अगर हम डिवाइड करें जो इंडिया की पॉपुलेशन चल रही है अभी, विच इज दिस, आपको पता चलेगा कितने परसेंट लोगों ने, ऑलमोस्ट 5.63% लोग, 5.63% लोगों ने ही अपना डीमैट अकाउंट खोला है। 5 to 6% डीमैट अकाउंट्स अभी तक इंडिया में खोले हैं। तो पहले हमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस करती क्या है कंपनी, उसके बाद हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, और फिर हम इसका टेक्निकल्स देखेंगे। बिजनेस को अभी तक हमने स्टडी करा, क्या आपको लगता है ग्रोइंग बिजनेस है? अभी तक इंडिया में 5% डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, ये कितना और जा सकते हैं आगे? यूएस यूके की अगर मैं बात करूं, यूएस में 40% से भी ज्यादा लोग, ऑलमोस्ट 50% लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, यूएस की पॉपुलेशन। चाइना की अगर मैं बात करूं, वहां पे ऑलमोस्ट 13 to 15% लोगों के पास डीमैट अकाउंट्स हैं, बट इंडिया में ये नंबर अभी भी 5 to 6% है। जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट्स खुलेंगे उतना ज्यादा इनका प्रॉफिट होगा। तो कंपनी के हमने बिजनेस मॉडल तो समझ लिया, अब कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल समझते हैं। फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी की? अगर हम सेल्स देखें तो यहाँ पे 344, 551 एंड 555 ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रही है कंपनी की सेल्स एवरी ईयर। अब कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट 60%, विच इज अ वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन। 60, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है, इनको कोई मैन्युफैक्चर तो करना नहीं, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज, कोई मशीनरीज इनको खरीदनी नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं लगाना। तो जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसमें से एम्प्लॉय कॉस्ट होगी इनका, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे जो मैक्सिमम इनके एक्सपेंसेस होंगे वो कहां पर जा रहे हैं। इनके मैक्सिमम एक्सपेंसेस देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कुछ भी नहीं है, या तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट में इनका 14% के करीब है, या फिर कुछ अदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो सकते हैं, रेंट हो सकता है, वो सब इनका अदर कॉस्ट में आ रहा है। तो इसीलिए इनके ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते जितने भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 65-66% इज अ वेरी गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नो डाउट अभी थोड़ा सा गिर गया इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसका क्या रीजन है वो भी मैं बताता हूं आपको।
यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200, 300 एंड 276। नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा डिक्लाइन आया पिछले क्वार्टर की वजह से, पिछले ईयर से, बट फिर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मैं इसको बोलूँगा। थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएं, यहाँ पे बैलेंस शीट देखें, कंपनी के रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी के पास काफ़ी पैसा है, कंपनी के पास कैश भी काफ़ी अच्छा जनरेट हो रहा है। यहाँ से हम अगर प्रॉफिट्स देखें कंपनी के अच्छे जनरेट्स हो रहे हैं, कंपनी रिटर्न्स भी अच्छे दे रही है अपने कैपिटल के ऊपर। सो कंपनी का काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखें कंपनी का कोई बोरोइंग्स नहीं है, बोरोइंग्स देखें जीरो, कोई कंपनी को जरूरत ही नहीं है, किस चीज़ के लिए उन्हें पैसा चाहिए, कोई बहुत बड़ी मशीनरी, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो उन्हें लगानी नहीं है, कोई बोरोइंग्स नहीं है ज़्यादा कंपनी के पास। और यहाँ पर अगर हम फिक्स एसेट्स देखें, कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स देखें, तो इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अच्छी हो रही है यहाँ पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट का कॉलम देखें 709 नंबर, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, 925, 936, क्योंकि इनको मशीनरीज तो चाहिए नहीं, कोई इनको बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, कोई प्लांट नहीं चाहिए, तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कर रहे हैं। अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखाऊं, ये इन्वेस्टमेंट्स कर कहाँ पे रहे हैं, आप देखिए ये इनकी कंपनी की बैलेंस शीट है, ये देखिए वही नंबर है 709 जो मैंने आपको दिखाया अभी, जो कि थोड़ा सा पुराना 2 साल पुराना नंबर है, बट स्टिल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इन्वेस्टमेंट्स कर कहाँ पे रहे हैं। अगर आप देखें सारा पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, ये ग्रोथ टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर मैं इसका और ऊपर डिटेल्स दिखाऊं, आदित्य बिरला, आईडीएफसी, सारे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लग रहा है, देख रहे हैं आप, ये सब निपॉन, सब ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्रोथ कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, टैक्सेस हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, सारा पैसा इनका मैक्सिमम इक्विटी मार्केट में लग रहा है। तो जितना भी सीडीएसएल कमा रही है वो दोबारा मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। अब उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट हमेशा एक बेटर रिटर्न्स देती है एज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स। नो डाउट थोड़ा सा वहाँ रिस्क भी रहता है, तभी इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला है, बट एक लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बेट हो सकती है। अगर ये पैसा अपना काफ़ी पैसा इसी म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं और काफी लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, एंड आई एम श्योर वो रखेंगे, कोई एक इंडिविजुअल इंसान तो है नहीं जिसको पैसे की जरूरत है वो निकाल लेगा, इट्स ए कंपनी, सो दे विल डेफिनेटली पुट दिस मनी फॉर ए लॉन्ग टर्म। एंड लॉन्ग टर्म में जो अभी तक हमने रिटर्न्स देखे हैं 12 to 15% रिटर्न्स इजीली विच वी एनी टाइम ए मार्केट कैन गिव। सो इस पे अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो जनरेट आता है तो वो भी आपकी अदर इनकम में यहाँ पे जुड़ता रहेगा और वो भी आपके नेट प्रॉफिट्स में एड ऑन होगा। कंपनी के जो अभी नेट प्रॉफिट आ रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा डिक्लाइन आया है और उसका रीजन जो है वो है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है, और उसका रीजन जब मैंने थोड़ा सा और एनालाइज करने की कोशिश करी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च में, दिसंबर में, सितंबर में हमेशा एम्प्लॉय कॉस्ट डाउन होती है, और उसके बाद ये जून में, मार्च में, देखिए पहला भी मार्च, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा डाउन थी पिछले क्वार्टर से, देख रहे हैं, मार्च जून में थोड़ा सा राइज था, सितंबर में डाउन हुआ, दिसंबर में डाउन हुआ, मार्च में फिर बढ़ गया, फिर वही हुआ, सितंबर में डाउन हुआ, दिसंबर में डाउन हुआ, मार्च में डाउन हुआ और फिर मार्च में बढ़ गया। आप समझ रहे हैं, तो हो सकता है कंपनी का कुछ ट्रेंड हो, एम्प्लॉय को वो बोनसेस देते हो, उस वजह से ये हमें राइज देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये कंटिन्यूस पैटर्न दिख रहा है मेरे को कि हर बार मार्च में बढ़ता है। तो अभी भी जो इनका मार्च में बढ़ा है एम्प्लॉय कॉस्ट, जिसकी वजह से थोड़ा सा नेट प्रॉफिट डाउन गया है, उसमें मुझे कोई टेंशन की बात लग नहीं रही अभी तक। अब जो इनका स्टॉक प्राइसेस है, अगर हम स्टॉक प्राइसेस दिखाएं, वहां पे भी मेरे को एक पैटर्न देखने को मिला। अगर मैं इनका स्टॉक प्राइसेस अगर आप देखें तो जब जब इनके प्राइसेस पिछले 5 या 10 सालों में गिरे हैं, वो जब जब क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े से वीक आए हैं तब तब प्राइसेस गिरे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना, जब जब क्वार्टरली रिटर्न्स थोड़े से, जैसे कि आप देखिए जून में गिरे थे, 78 से 58 आया था, आप देखिएगा जून से पहले वहां पे प्राइसेस में भी थोड़ा डिक्लाइन आया। उसके बाद जब यहाँ पे फिर मार्च में डिक्लाइन आया नेट प्रॉफिट में, उसके पहले यहाँ भी डिक्लाइन आया, प्राइसेस में भी डिक्लाइन आया, और उसके बाद जैसे ही 64, 86 का अच्छा एक नेट प्रॉफिट आने लगा, स्टॉक प्राइसेस भी जंप करने लग गए। अभी फिर से थोड़ा सा मार्च में नेट प्रॉफिट डाउन आया, इसीलिए प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे आपको डाउन दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा पैटर्न समझ रहे हैं आप, नेट प्रॉफिट डाउन क्यों आ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रही है। और एम्प्लॉय कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उनका एक पैटर्न है। हो सकता है थोड़ा सा और हम डिटेल में जाए तो हो सकता है कंपनी ने बोनसेस अपने एम्प्लॉयज को मार्च में देती है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, या कुछ ना कुछ वो एक्सपेंसेस जो भी है क्लेम्स करते होंगे अपने, उस वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये पैटर्न हर बार देख रहा है, और जब जब क्वार्टरली रिजल्ट्स कम होते हैं उस वजह से थोड़ा सा स्टॉक प्राइस डाउन होता है। तो ये जो स्टॉक प्राइस इस वक्त डाउन हो रखा है, अभी तक मुझे कोई इसमें टेंशन नहीं लग रही है, उल्टा ये अच्छी बात है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो फाइनेंशियली भी कंपनी मेरे को अभी तक ठीक लग रही है। यहाँ पर अगर मैं सेल्स की बात करूँ, सेल्स फिगर बहुत अच्छी लग रही है, 20% के आसपास ग्रोथ हो रही है ऑलमोस्ट एवरी ईयर।
प्रॉफिट्स भी कंपनी के जड़ रहे हैं और स्टॉक में भी एक एप्रिसिएशन है। पिछले 1 साल में एप्रिसिएशन नहीं आया, बट ऑलमोस्ट अगर मैं 2 साल 5 साल के रिटर्न्स देखूं तो स्टॉक भी एक अच्छा एप्रिशिएट कर रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स डाउन है बिकॉज एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है। एम्प्लॉय कॉस्ट क्यों बढ़ी है, एक पैटर्न है, स्टॉक इस वजह से डाउन है। और स्टॉक में एक और रीजन है जो मैं आपको दिखाता हूं डाउन होने का इस वक्त। वो डाउन होने का रीजन क्या है कि अभी अगर मैं यहाँ पे इसके इन्वेस्टर्स में जाऊं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देख रहे हैं आप, बीएससी ने कुछ स्टॉक्स अपने बेचे हैं। क्यों बेचे हैं उसका भी रीजन दिखाता हूं। बट वहीं पर ठीक उसी दिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है जिसकी ऑलरेडी होल्डिंग है सीडीएसएल में, उन्होंने काफी ज्यादा स्टॉक्स बाय भी करे हैं। बीएससी ने 986 में स्टॉक्स बेचे हैं 14 जून को, उसी दिन सेम 985 में आईसीआईसीआई ने बाय कर लिए। अब बीएससी ने क्यों बेचे हैं, क्योंकि उनको सेबी की तरफ से बोला गया था, बीएससी की जो होल्डिंग थी वो 20% होल्डिंग थी सीडीएसएल में मार्च 31 को, और सेबी के थ्रू देखिए यहां पे आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इस गवर्न अंडर सेबी, उनको बोला गया है कि ये स्टॉक आपको 15% होल्डिंग रखने हैं, राइट। तो वो 5% स्टॉक जो थे, 5% होल्डिंग जो थी बीएससी की, वो बेचा गया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सेबी ने क्यों बोला, सेबी क्यों बोल रही है कि बीएससी को 5% अपना बेचें। ऐसा पहले भी हो चुका है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर बीएससी ने जब ये इनका आईपीओ लॉन्च हुआ था सीडीएसएल का, 50% स्टेक था सीडीएसएल के पास, 50% स्टेक था सीडीएसएल के पास 2017 में, जो कि उसके बाद 26% पे आया, 26% से 24% पे आया, 24% से 20% पे आया, और 20% से अब वो 15% पे हो चुका है बीएससी का स्टेक सीडीएसएल में। तो ये ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही मुझे। तो फंडामेंटली कंपनी में कोई इशू मुझे लग नहीं रहा अभी तक मेजर। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी मेरे को अच्छा लगा, फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी मुझे अच्छी लगी। टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकली अगर आप देख सकते हैं ना, ये वही दिन है जिस दिन बीएससी ने अपने 5% स्टेक बेचे थे, ये वाला आप दिन देख सकते हैं। स्टॉक गैप डाउन खुला और उसके बाद आप देख सकते हैं आप प्राइसेस कहां पर है। ऑलमोस्ट 986 में मैंने अभी आपको दिखाया था आईसीआईसीआई ने खरीदा है स्टॉक, अब 1070 पे ऑलरेडी चल रहा है। तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल अब बन जाएगा टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। अगर इस लेवल को प्राइसेस होल्ड करते हैं, विच इज ऑलमोस्ट आई वुड से 950 तक अगर प्राइसेस होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से प्राइसेस ने एक बाउंस लिया, काफी टाइम काफी स्पेंड किया, फिर से एक बाउंस आया और उसके बाद स्टॉक्स बेचने शुरू हुए। यहां पे बीएससी ने अपना स्टेक बेचा और उसके बाद प्राइसेस फिर ऊपर जा रहे हैं। तो ये लेवल पे प्राइसेस काफी टाइम से सपोर्ट ले चुके हैं। बीएससी ने भी यहां पे अपने स्टॉक सेल किए हैं, रीजन सेबी जैसे मैंने आपको बताया, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दूसरा एक म्यूचुअल फंड है, उसने यहां पे स्टेक खरीद लिया है। तो ये जो 950 से लेके 980 का लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा यहां पर सीडीएसएल को लेकर। तो अगर मैं कुछ बात करूं कंपनी के पॉजिटिव्स की, तो कुछ पॉजिटिव्स जैसा कि सीडीएसएल एक मार्केट लीडर है। एनएसडीएल सीडीएसएल में मैंने आपको दिखाया कितना मेजर डिफरेंस है। तो सीडीएसएल एक मार्केट लीडर है। दूसरा, एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अभी सिर्फ 5 to 6% अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट्स इंडिया में ओपन हुए हैं, एंड आई एम श्योर विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इट विल डेफिनेटली गो ऑन दी अपसाइड। तो एक राइजिंग इंडस्ट्री है। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, काफी अच्छे हैं इस सेक्टर में। ऑलमोस्ट 60% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है हमने देखा। कंपनी की वैल्यूएशन वाइज मैं बोलूंगा तो बहुत चीप नहीं है कंपनी, सस्ती नहीं मिल रही। मैं आपको बोलूंगा कंपनी प्राइस वाइज जरूर गिर चुकी है, सस्ती नहीं मैं बोलूंगा, बट हाँ बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं बोलूंगा, बहुत कॉस्टली भी नहीं बोलूंगा, एक मीडियम बोलूंगा। क्योंकि यहां पे अगर मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाऊं तो कंपनी देखिए पहले भी जब गिरी थी ना कंपनी, यहां पर ये देखिए ऑलमोस्ट जब प्राइसेस चढ़े थे उसके बाद 60% का यहां पे डिक्लाइन आया था प्राइसेस में। और अगर मैं अभी भी बात करूं प्राइसेस की, इस 1700 से प्राइसेस जो नीचे गए थे ऑलमोस्ट 850 के आसपास गए थे, 50% की डिक्लाइन थी अपने ऑल टाइम हाई से। प्राइस ने 50% की डिक्लाइन हो चुकी है, अभी भी ये 1000 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 40% के डिक्लाइन पे अवेलेबल है। लास्ट टाइम भी जब गिरा था 60% के आसपास से गिरा था। तो जहां तक मैं अब नेगेटिव्स की बात करूं स्टॉक की, वहां पे मुझे कुछ ही नेगेटिव दिखते हैं। एक नेगेटिव ये दिखता है कि रेगुलेटरी रिस्क, अगर कोई भी सेबी ने एक नए रूल्स लगा दिए कि ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ भी एक बाउंडेशंस लगा दी, तो हाँ थोड़ा से डीमेट अकाउंट्स ओपनिंग होने में शायद प्रॉब्लम हो। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे हो सकता है अगर ऐसा कुछ हो तो वहां पे कंपनी को प्रॉब्लम फेस करने को दिख सकती है। दूसरा, स्टॉक अभी तक काफी वॉलेटाइल रहा है। 2020 में से लेके ऊपर गया 2023 तक, वही एक टाइम पीरियड था। स्टॉक में एक पैटर्न, जैसे एक अच्छा स्टॉक दिखाता है ना, उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखाया अभी तक स्टॉक ने, वो मुझे दिख रहा है। तीसरा, कंपनी का डिपेंडेंसी जो है वो कैपिटल मार्केट के ऊपर है।
अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तभी बहुत लोग आते हैं डीमैट अकाउंट्स खोलने में। अगर स्टॉक मार्केट नीचे होती है तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, कोई भी नए डीमैट अकाउंट्स नहीं खोलते वहां पे। तो वो एक दिखता है। चौथा, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में काफी टाइम पहले भी एक हैक हुआ था यहाँ पे सीडीएसएल के साथ, बट वो कहीं दोबारा ना हो जाए वो साइबर, बिकॉज ये सारा बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस है। तो वो एक मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। अगर वहां पे कंपनी अपने आप को स्ट्रांग कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर्विस इंडस्ट्री एक काफी अच्छी इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट 60% पे ग्रो कर रहा है इसका प्रॉफिट, विच इज अ गुड साइन। रेवेन्यू मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिक्लाइन होगा नहीं इस कंपनी का। क्यों? इसका रीजन है कि अगर नए डीमैट अकाउंट्स नहीं भी खुल रहे, थोड़े से कम भी हो गए अगर किसी भी रीजन से, तब भी जो एएमसी चार्जेस हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं, और अदर जो आईपीओ से डिविडेंड्स आते हैं, उनमें तो कंपनी को ऑलरेडी सेल्स हो ही रही है, वहां से तो मार्जिन मिल ही रहा है, राइट। तो आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा। मेरा पॉइंट यहाँ है सिखाने का कि आप कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले उस स्टॉक का पहले पूरा डिटेल स्टडी करें, सीखिए। अगर नहीं सीख सकते तो किसी भी एक अच्छे मेंटर को ढूंढिए। मेरे से सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरा फंडामेंटल का कोर्स बाय कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मैंने रखा हुआ है, जिसका आपको लाइफ टाइम तक एक्सेस रहता है। बट सीखिए जरूर। जैसे वॉरेन बफेट भी बोलते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक is an investment on yourself. The more you will invest on yourself, the more you will grow. Thank you so much. Bye bye.